सीधे मैनपुरी लिए चलते जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर मौजूद है, उनका संबोधन चल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री जयवीर सिंह जी, श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि जी, माननीय सांसद हरनाथ सिंह यादव जी, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और माननीय विधायक श्री राम नरेश अग्निहोत्री जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर मानवेंद्र सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अर्चना भदौरिया जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री प्रदीप सिंह चौहान जी, नवनिर्वाचित नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष श्रीमती संगीता गुप्ता जी, पूर्व विधायक अशोक सिंह चौहान जी, पूर्व सांसद और भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री श्रीमती माया सिंह जी, मध्य प्रदेश से आए हुए हमारे माननीय मंत्रीगण श्री तुलसीराम सिलावट जी, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, श्री गोविंद सिंह राजपूत जी, श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, श्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव जी, श्री अरविंद भदौरिया जी, श्री प्रद्युमन सिंह तोमर जी, श्री विजेंद्र सिंह यादव जी, श्री ओपीएस भदौरिया जी, श्री सुरेश धाकड़ जी और मध्य प्रदेश से आए हुए हमारे सभी अन्य सम्मानित अतिथिगण, मैनपुरी के मेरे सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आज हम सब के लिए एक भावुक क्षण भी है और एक ऐसा क्षण भी जब भारत माता के एक महान सपूत को हम स्मरण करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। भारत की राजनीति का एक उभरता हुआ चेहरा और सचमुच जिनके अंदर भारत ने बहुत कुछ संभावनाएं देखी थी, ऐसे श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी, कौन ऐसा भारतीय रहा होगा उस दौरान 2001 की उस त्रासदी के दौरान जब जिन्होंने भी एक समाचार सुना, दुखद समाचार सुना था, उनके मुंह से विनम्र श्रद्धांजलि और नमन के शब्द न फूटे हो। राजनीति की दीवारों को तोड़ करके हर जाति, हर मत, हर मजहब, हर संप्रदाय, हर राजनीतिक दलों के लोगों ने उस समय इस दुखद घटना पर अत्यंत दुख की अनुभूति करते हुए उस महान सपूत को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की थी। आज जब उनकी मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में हम यहां पर उपस्थित हुए हैं, मैं उत्तर प्रदेश शासन की ओर से और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी को उनकी मूर्ति अनावरण के अवसर पर स्मरण करते हुए, उनको नमन करते हुए, उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री और श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी की इस विरासत को जन जन तक पहुंचाने वाले केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का मैं मैनपुरी वासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार के हमारे तमाम मंत्रीगण यहां उपस्थित हुए हैं। मैं उन सब का भी और मध्य प्रदेश से आए हुए हमारे सभी अतिथि पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का भी, मैं जिनका श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी से, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ मध्य प्रदेश से अटूट संबंध है, उन सब का भी मैं आज मैनपुरी की इस धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज यहां पर 238 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं के साथ ही 173 करोड़ रुपए की 40 अन्य परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी यहां पर संपन्न हो रहा है। मैं इस अवसर पर इन सभी परियोजनाओं के लिए मैनपुरी के सभी नागरिकों को, आप सभी उपस्थित माताओं बहनों को, नौजवानों को
इन योजनाओं की हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि भारत की राजनीति में श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी का नाम बहुत शानदार तरीके से, गौरवशाली तरीके से लिया जाता है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनके सानिध्य में, उनके साथ सांसद के रूप में कुछ दिनों तक कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ था। संसद में उनका मिलनसार स्वभाव, अपनी सहजता, अपनी सरलता और प्रत्येक दल के लोगों के साथ दलीय सीमाओं से उठ करके एक सहयोग करने का भाव, वह हमें 1998 से लेकर के 2001 के बीच में देखने और सुनने को उस दौरान मिला था। हम सब जानते हैं कि एक बार नहीं, 9 बार देश की संसद में माननीय सांसद के रूप में वे लगातार चुने गए। केंद्रीय मंत्री के रूप में, यानी मात्र 26 वर्ष की उम्र में वे सांसद बने थे। उच्च शिक्षा अर्जित करने के बाद जब वे भारत वापस आए तो राजनीति में प्रवेश करते ही एक सांसद के रूप में उन्होंने अपना कार्य प्रारंभ किया। उनकी लोकप्रियता लगातार, उनके सांसद चुने जाने और उस कालखंड में भारत के अंदर तकनीक का उपयोग हो सकता है। रेलवे हो, नागरिक उड्डयन मंत्रालय रहा हो, आज का शिक्षा मंत्रालय रहा हो, पर्यटन मंत्रालय रहा हो, इन सब में जितने रिफॉर्म हो सकते थे उन्होंने मंत्री के रूप में, भारत सरकार के एक माननीय मंत्री के रूप में उनमें करने का प्रयास किया और उसे तेजी के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास किया। भारतीय रेल आज भी, याद करिए, 40 वर्ष के बाद भी श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी को स्मरण करता है इस बात को लेकर के कि जो नींव उन्होंने उस समय रखी थी, भारतीय रेल की मजबूती का वह आधारशिला बना था। भारत की अर्थव्यवस्था को के बैकबोन के रूप में जो हम भारतीय रेल को जानते हैं, ये उस समय आदरणीय सिंधिया जी ने जो कार्य किया था वह आज भी हम सबको देखने को मिलता है। जब भारतीय रेल की बात होती है तो उसमें एक स्वर्णाक्षरों में श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी का नाम वहां हम सबको देखने, सुनने और रेलवे के वर्तमान स्वरूप में हम सबको देखने को मिलता है। रेलवे की भी स्पीड होनी चाहिए। रेलवे केवल अपनी मीटर गेज तक सीमित न रहे, बल्कि रेलवे की अपनी की स्पीड भारत की अर्थव्यवस्था की स्पीड के रूप में बढ़ती हुई दिखाई दे। शताब्दी ट्रेन की शुरुआत उस समय की एक अद्भुत और रोमांचकारी घटना हुआ करती थी और मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा सांसद नहीं होगा जो ये न मांग करता रहा होगा, साहब एक शताब्दी मेरे यहां से भी शुरू कर दी जाए या मेरे क्षेत्र को भी इससे जोड़ा जाए। हर ओर एक मांग होती थी और भाइयों बहनों, एक सकारात्मक सोच के साथ उन्होंने राजनीति की। व्यक्तिगत राग और द्वेष से ऊपर करके उन्होंने राजनीति वे करते थे। सबको साथ लेकर के चलने का एक सामर्थ्य था। एक बड़े परिवार में, राज परिवार में जन्म लेकर के भी अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में उनकी बड़ी सकारात्मक और स्पष्ट सोच थी। यह उन्हें लोकप्रिय भी बनाती थी और साथ साथ उन्हें भारत की राजनीति के एक चमकते हुए सितारे के रूप में हर व्यक्ति उस रूप में देखता था। लेकिन दुखद घटना ने सन 2001 में उन्हें हमसे छीना। यह क्षेत्र जिसके बारे में 1770-71 में उस समय सिंधिया राजघराने ने उस समय की अपनी सेना के माध्यम से अफगानों को यहां से भगाने, उनकी क्रूरता से क्षेत्र को मुक्त कराने का अपना योगदान किया।
अपने पूर्वजों के द्वारा मुक्त कराई गई भूमि में इन्होंने अंतिम श्वास ली। ये क्षेत्र जिसके बारे में 1770-71 में उस समय सिंधिया राजघराने ने उस समय की अपनी सेना के माध्यम से अफगानों को यहां से भगाने, उनकी क्रूरता से इस क्षेत्र को मुक्त कराने में जो अपना योगदान किया, अपने पूर्वजों के द्वारा मुक्त कराई गई भूमि में ही उन्होंने अंतिम श्वास ली। और आज इसी स्थान पर जहां पर इस चौराहे के नाम जो चौराहा श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी के नाम पर है, उनकी इस भव्य प्रतिमा का अनावरण का कार्यक्रम भी कुछ देर पूर्व हम लोगों को करने का अवसर प्राप्त हुआ है। वहां पर उस स्थल की भव्यता, उसके सुंदरीकरण का कार्य हमारा पर्यटन विभाग करेगा ही, लेकिन यहां से कुछ दूरी पर जो स्मारक बना श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी का, वह स्थान बहुत छोटा है। उस स्थान को एक भव्य पार्क के रूप में विकसित करने, वहां पर भी उनकी मूर्ति स्थापित हो, वहां पर भी सुंदरीकरण के कार्यक्रम, वहां के पहुंच मार्ग और वहां पर सड़क मार्ग के साथ साथ विद्युतीकरण के कार्यक्रम को भी जिला प्रशासन विलंब उसको आगे बढ़ाने का कार्य करे, जिससे एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व से यहाँ के युवा और राजनीति में आने वाले, सार्वजनिक जीवन में कार्य करने वाले हरेक दल के नौजवानों को भी एक नई प्रेरणा प्राप्त हो सके। खासतौर पर युवाओं के लिए सार्वजनिक जीवन में जो लोग अपना भविष्य देखना चाहते हैं, उनके लिए उनका व्यक्तित्व और उनका कृतित्व प्रेरणादायी है, प्रेरणादायी रहेगा। और इस दृष्टि से इस स्मारक को उस प्रकार का एक स्वरूप देने की आवश्यकता है और उस कार्यक्रम को हमें पूरी तत्परता के साथ आगे बढ़ाना है। इसको श्री जयदीप सिंह जी, यहाँ के हमारे लोकप्रिय विधायक श्री राम नरेश मल्होत्रा जी, यहाँ के जिला प्रशासन के साथ मिलकर के इन सभी कार्यक्रमों को पूरी तत्परता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। यह मैं आप सबसे उम्मीद रखता हूँ और राज्य सरकार इसमें भरपूर सहयोग करेगी। से भयभीत रहा होगा, यहां पर भय और दहशत का माहौल रहा होगा। उस कालखंड में जिन महापुरुषों ने उस आतंक से इस क्षेत्र को मुक्त करने का योगदान किया था, उनको सम्मान देना इस संतों की परंपरा रही है और गोरखपीठ के संतों की परंपरा ने सदैव उसे महत्व दिया है। उस समय के हमारे पूज्य संतों ने, गोरखपीठ के हमारे पूर्वजों ने, उस समय के योगेश्वरों ने, वहां के गोरखपीठ की परंपरा के उन पीठाधीश्वरों ने अपनी उस परंपरा का निर्वहन किया कि भारत की सुरक्षा के लिए, भारत की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा जिनके कारण हो पा रही है, उन्हें एक उचित उपाधि से सम्मानित किया जाना चाहिए। क्योंकि अनाथ हुई भारत की जनता के लिए उस समय नाथ के रूप में उन्होंने योगदान किया था, इसलिए श्रीनाथ की उपाधि से उस समय के श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी के पूर्वजों को उस समय भी गोरखपीठ की परंपरा ने नवाजने का काम किया था, सम्मानित करने का काम किया था, क्योंकि वे उसके हकदार थे। विदेशी आक्रांताओं को दूषित करके उन्हें भारत की धरती के बाहर धकेलने का कार्य उन्होंने 18वीं सदी में किया था और स्वाभाविक रूप से धर्म की स्थापना का जो महत्वपूर्ण भूमिका का कार्य उस कालखंड में उनके द्वारा किया गया था, वह आज भी हमारे लिए स्मरणीय है, अभिनंदनीय है। और इसके लिए मैं उन पूर्वजों को भी विनम्र श्रद्धांजलि और नमन करता हूं। भाइयों बहनों, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी का योगदान, वैसे राजमाता का जन्म भूमि तो उत्तर प्रदेश ही है और उत्तर प्रदेश उनका जन्म भूमि होने के नाते हर उत्तर प्रदेश वासी उन्हें राजमाता के रूप में अपार आदर और सम्मान का भाव रखता है। धर्म के प्रति कितनी अगाध निष्ठा थी राजमाता जी की। और जब राम जन्मभूमि आंदोलन की बात आई थी, राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए किस प्रकार की भूमिका और पृष्ठभूमि रची जानी चाहिए, उस समय साधन नहीं थे। उस समय ग्वालियर राज पर घराना ही इस पूरे कार्यक्रम के लिए योगदान देता था, उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता था और वो कार्यक्रम मजबूती के साथ आगे बढ़ा। और आज ये हमारा सौभाग्य है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में
आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के साथ हम जुड़े हुए हैं। याद रखिए, मुख्य महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने पंचप्रण की बात की, और पंचप्रण में एक बात विरासत का सम्मान करने की बात की थी। तो उस क्रम में विरासत का सम्मान, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्यक्रम उसी विरासत के सम्मान का हिस्सा है। और हमें इस वर्ष के अंत तक या जनवरी 2024 में अयोध्या में रामलला अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होते हुए दिखाई देंगे। भाइयों बहनों, यह हर भारतवासी के लिए गौरव की बात होगी, हर भारतवासी गौरवान्वित होगा। लेकिन प्रारंभिक लड़ाई में राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी का जो योगदान था वह विस्मरणीय है, अतुलनीय है। कितने, यानी भारत की राजनीति को किस प्रकार की एक सकारात्मक सोच के साथ अपनी विरासत का सम्मान करते हुए आगे बढ़ाना है, यह दृष्टि राजमाता ने हम सबको दिया था। भाइयों बहनों, आज मैनपुरी से जुड़े हुए विकास की इन तमाम योजनाओं को हम आगे बढ़ा रहे हैं। यहां के बाईपास की बात अभी जयवीर सिंह जी कह रहे थे। हम तो हर उस विकास के कार्य को आपके इस क्षेत्र में लाना चाहते हैं, और मैं आभारी हूं मैनपुरी वासियों का, जिन्होंने नगर निकाय चुनाव में इतना भारी समर्थन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को दिया है, फिर दिया है और लगातार दे रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहा है। अभी हम लोग थोड़ी देर में माननीय केंद्रीय मंत्री जी के साथ में कानपुर जा रहे हैं। कानपुर का एयरपोर्ट प्रारंभ होने जा रहा है, यानी वहां पर नया टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 6 वर्ष के अंदर एयर कनेक्टिविटी जिस तेजी के साथ बढ़ी है, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे और सड़कों का संचार विसा है, विद्युतीकरण की आपूर्ति बढ़ी है, हर गरीब को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य हुआ है, हर गरीब को शासन की सहायता सुगमता से प्राप्त हो सके, इसके लिए जो कार्य प्रारंभ हुआ है वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज चेहरा देख करके कार्य नहीं होता है, हर व्यक्ति को उसकी सुविधा का लाभ, यानी 6 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में 54 लाख गरीबों को तो हम लोगों ने एक आवास उपलब्ध कराया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में एक आवास 54 लाख गरीबों को, 2 करोड़ 61 लाख गरीबों के लिए एक शौचालय निर्माण का कार्य हुआ। 1,21,000 गांव के मजरे ऐसे थे जिन तक बिजली कभी पहुंची ही नहीं थी, वहां तक बिजली पहुंचाने का काम और 1,75,000 परिवारों को बिजली में फ्री में बिजली कनेक्शन उपलब्ध करवाने का काम भी किया गया। 1 करोड़ परिवारों को हम लोग आज निराश्रित महिला पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और दिव्यांग जन पेंशन में 12,000 रुपए सालाना उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये सभी कार्यक्रम पूरी तत्परता के साथ करने के कार्य हो रहे हैं। विकास के कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। औद्योगिकीकरण के साथ स्थानीय स्तर पर ही रोजगार का सृजन हो, इंस्टीट्यूशन को इंडस्ट्री के साथ जोड़ करके स्किल डेवलपमेंट और रोजगार सृजन के कार्यक्रम भी हो, बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ भी मिले, हर नौजवान को अपने जीवन में शासन की सेवा या जीवन के जिस भी क्षेत्र में जाना चाहता है वहां पर उसके लिए अवसरों की कमी न हो, इसके लिए डबल इंजन की सरकार पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है। और आज मैं फिर आपको इस बारे में कह सकता हूं कि भाइयों बहनों, हम लोगों ने अपने जीवन में इस बात को तय किया है, अपराध और अपराधियों के प्रति, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार लगातार कार्य करेगी। किसी भी प्रकार की लांग लपेटे बगैर, बिना किसी भेदभाव के शासन की योजना का लाभ समाज के हरेक तबके तक पहुंचाने का कार्य सरकार करेगी। और हर गरीब की सुनवाई के लिए जो एक तंत्र विकसित किया गया है,
यह तंत्र अनवरत रूप से अपना कार्य करते हुए उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपद विकास की दौड़ में एक नई प्रतिस्पर्धा के साथ आगे बढ़ेंगे और प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पों के साथ जुड़ करके भारत को जहां दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना है, वहीं उत्तर प्रदेश भी भारत के विकास के ग्रोथ इंजन के रूप में अपना योगदान दे सकेगा। इस कार्यक्रम को हमें पूरी तत्परता के साथ आगे बढ़ाना होगा। इसके लिए हर नागरिक को अपने दायित्वों का निर्वहन करना होगा। हर नागरिक अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी से कर ले तो भाइयों बहनों, विकास फिर दूर नहीं रहने वाला है। विकास आपका पैर छूमता हुआ दिखाई देगा, सुविधाएं आपके पैरों को छूमती हुई दिखाई देंगी। हर घर नल की योजना आप देख सकते हैं, जो पहले सपना था आज वो वास्तविकता बनने जा रही है। और उस वास्तविकता को हम सब आपके घर तक, आपके परिवार तक, आपके गांव तक और हर जन तक पहुंचाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से, जब हम लोग आज एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर पर यहां उपस्थित हुए हैं, श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में, इस अनावरण कार्यक्रम के अवसर पर मूर्ति के आसपास के क्षेत्र का, चौराहे का सुंदरीकरण तो हो ही, स्मारक का सुंदरीकरण, वहां पे पार्क का विकसित होना, वहां पर अन्य बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध करवाने का कार्य भी उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी को आज यहां पर स्मरण करते हुए, उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। मैनपुरी में माधवराव सिंधिया जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया और बताया गया कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार आगे भी यहां के सौंदर्यीकरण से लेकर यहां के विकास कार्यों में सहयोग करेगी। औद्योगिक विकास की योजनाएं पहले से ही जारी हैं। अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति सरकार लगातार जारी रखेगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कौन से महत्वपूर्ण काम हुए हैं, उन सब का भी जिक्र सीएम योगी ने किया।